हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन चैप्टर वाइज। और जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले पूरा चैप्टर को फटाफट से रिवाइज करेंगे और उसके बाद लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको चैप्टर एंड में तैयार करने हैं। तो याद रखिएगा, आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, एनसीईआरटी से ही तैयारियां करिए। तो पहला टॉपिक है आपका जो आपको याद रखना है कि बच्चों बैटल ऑफ प्लासी फॉट हुई थी 1757 में, और उस फाइट में, उस लड़ाई में, उस वॉर में हमारी इंडिया ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ली थी। और 200 इयर्स इंडिया ने मतलब कॉलोनियल रूल में वर्क किया। किसके अंडर में? ब्रिटिशर्स के। तो वो जो पीरियड कहलाता है उसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। कॉलोनियल पीरियड होता क्या है बच्चों? वो पीरियड जिसमें एक रूलिंग पार्टी होती है और एक रूलर पार्टी जो उसके अपने ऊपर रूल करवा रही है। तो इंडिया अपने ऊपर रूल करवा रही थी किससे? ब्रिटिशर्स से। तो इस पूरे पीरियड को कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा कि भाई जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल आया बच्चों, तो ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी इंडिया की क्या हालत थी ब्रिटिश के रूल आने से पहले? तो इंडिया की जो हालत थी ब्रिटिश के रूल आने से पहले बच्चों वो ये थी कि हमारी इंडिया का जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब बहुत अच्छी इकोनॉमी थी। और उस बहुत अच्छी इकोनॉमी में बच्चों हमारा जो लेवल था प्रोडक्टिविटी का वो भी बहुत अच्छा था। लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस थे, मतलब बहुत ज्यादा खुश थे। तो एग्रेरियन इकोनॉमी, प्रॉस्परस इकोनॉमी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कब थे बच्चों? जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री की वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी इंडिया थी। तो एग्रेरियन, प्रॉस्परस और वेल नोन एग्रेरियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये है हमारा ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का हाल। और उसके बाद जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आ गए और वो कॉलोनियल रूल करने लगे तो हाल हो गया बेहाल। तो पहला जो बेहाल हाल है वो है एग्रीकल्चर का। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से एक शाम पहले हमारे एग्रीकल्चर का क्या हाल था? तो बच्चों एग्रीकल्चर हो, डेमोग्राफिक हो, ऑक्यूपेशनल हो, फॉरेन ट्रेड हो, ये सभी का, या इंडस्ट्रियल हो, इंडस्ट्रीज हो, इन सभी सेक्टर का जो हाल था वो स्टैग्नेटेड था, बैकवर्ड था, बहुत ही डिप्लीटेड था, डेप्रिशिएटेड था। तो ये बात याद रखनी है। और सबके अंदर 2-2, 3-3 पॉइंट तैयार कर लो। जैसे एग्रीकल्चर के लिए आप तैयार कर लो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड फ्रेगमेंटेशन, लो इरिगेशन फैसिलिटीज, ये तैयार कर लो। और भी बहुत बुरा हाल था जैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब जमींदारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम्स थे ये भी बहुत खराब थे। कब थे बेटा? ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एग्रीकल्चर तो हो गया, सवाल उठता है कि भाई इंडस्ट्रीज का क्या हाल था ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी बच्चों, उसमें जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क होता था बच्चों वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया था। तो हमारा जो रेट था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का वो एकदम से डिक्लाइन हुआ था। दूसरा क्या था बेटा? हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी, मतलब वो भी बहुत ज्यादा बुरी हाल हो गया था। हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो भी बहुत कम था ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और यही नहीं, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा था। डिक्लाइन तो हुआ ही था और साथ में एडवर्स इफेक्ट भी था। और लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज, हमारी जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी वो भी लैक हो गई थी ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडस्ट्रीज का हाल था। डेमोग्राफिक में बात करें तो हमारा जो बर्थ रेट था वो बहुत हाई था, लोगों को अनअवेयरनेस की वजह से। डेथ रेट भी बहुत हाई था बिकॉज ऑफ लो फैसिलिटीज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1 साल का बच्चा ज्यादा मरता था, तो वो भी बहुत हाई था। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो भी बहुत ज्यादा हाई था। मतलब लोग बहुत जल्दी एक कम उम्र पे ही बुढ़ापा उन पे आ जाता था और वो लाइफ जल्दी
जी नहीं पाते थे। 45 to 50 ईयर्स मैक्सिमम पूरा उनका ड्यूरेशन था जीने का। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत ही खराब था। तो ये ज्यादा हाल हमारा किसमें था, डेमोग्राफिक। अब कोई ऑक्यूपेशनल का पूछे बच्चों, तो ऑक्यूपेशनल में 3 सेक्टर्स आते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर, उसके 2 पॉइंट बता देना। दूसरा आता है सर्विस सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, और प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को भी कहते हैं। 2 पॉइंट इंडस्ट्रीज के बता देना, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और तीसरा सेक्टर होता है बच्चों सर्विस सेक्टर। तो बेटा ये तो एक हेल्पिंग सेक्टर है जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करता है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेशनल सेक्टर का भी स्टैग्नेटेड हाल था, डिप्लीटेड था, डेप्रिशिएटेड था, और फ्यूडल इकोनॉमी थी हमारी ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द ब्रिटिशर्स रूल। अगर नेक्स्ट इसके फॉरेन सेक्टर का क्या हाल था बच्चों, तो फॉरेन सेक्टर का भी हाल बहुत खराब था। सबसे बड़ी बात कि हम जो रॉ मटेरियल बना रहे थे उसके तो हम एक्सपोर्टर थे, और हाई रेट पर बन के तैयार हो जाने वाले चीजों के हम इंपोर्टर थे। तो हम लो रेट पे अपने रॉ मटेरियल को बेच रहे थे, और हाई रेट पर हम उन्हीं मटेरियल से बन के प्रोडक्ट से सामान आ रहे थे, उनको हम खरीद रहे थे। हमारा जो इंडिया का वेल्थ था वो ड्रेन हो रहा था। तो बहुत ही ज्यादा मोनोपोली पावर थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के पावर टेकिंग जो अथॉरिटी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो हमारा जो फॉरेन सेक्टर था वो भी बहुत ज्यादा स्टैग्नेटेड था, बैकवर्ड था ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सवाल उठता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था बच्चों, तो एक यही हाल था इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत अच्छा था। कब, ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पर हमारे देश में रेलवेज, रोडवेज है ना, एयरवेज, वाटरवेज, जो पहला स्विस कैनाल आया जो वो भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया, रेलवेज ब्रिटिशर्स के थ्रू आई, रोडवेज और टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, दिस ऑल फैसिलिटीज हम कमर्शलाइज हो गए। तो ये सारी चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ कब, ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बट दिस growth is only for the welfare of the British people, not at all for the welfare of the Indian people. So इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉजिटिव इम्पैक्ट से कुछ और पॉइंट्स एक्स्ट्रा तैयार कर, जैसे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 है, स्विस कैनाल का रूट तैयार करिए, नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट का था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको तैयार होने चाहिए जो हमारे 1 मार्क्स में आ जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कोई आपसे पूछे कि भाई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बताइए ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिशर्स के आने पर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो सबसे पहला ये था कि हमारा जो एग्रीकल्चर, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया था, और दिस इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्रिटिश पीपल। दूसरा हमारा जो रोडवेज, रेलवेज और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी वो बहुत अच्छी थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो शिफ्ट हो गई थी मॉनिटरी इकोनॉमी के थ्रू, हम उसको केवल खाना ही नहीं उसको बेचना और पैसे कमाना भी सीख गए थे। दूसरा हमारे अंदर इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ गई थी ड्यूरिंग द बाय सीइंग द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेटेड थी, मतलब थमी हुई स्थिर, ऐसा पानी का बहाव जो स्थिर है, जो बह ही नहीं पा रहा है, रुक गया हो इस जगह, मतलब डेवलपमेंट रुक गया हो। दूसरा डिप्लीटेड थी, डेप्रिशिएटेड थी, सेमी फ्यूडल थी। तो 4 पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के तैयार करिए। तो हमने क्या तैयार किया, हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारा चैप्टर में बैटल ऑफ प्लाजी कब फॉट हुई, उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का हाल, फिर हमने एग्रीकल्चर का 4 पॉइंट तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज का पढ़ा, डेमोग्राफिक पढ़ा, फॉरेन ट्रेड पढ़ा, साथ में हमने पढ़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और यहां पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये 3 चैप्टर का एक पूरा यूनिट है। तो यूनिट में से काफी क्वेश्चन हमें नजर आएंगे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तैयार करिए, ऑफिशियल सेंसस कब आया तैयार करिए, बैटल ऑफ प्लाजी तैयार करिए, स्विस कैनाल का रूट तैयार करिए, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कब हुआ था इसको तैयार करिए, और पॉजिटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या फैसिलिटीज हमारे ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आई वो भी तैयार करिए। यहाँ पर ये चैप्टर रिवाइज हो गया, कंप्लीट करिए और इसको फटाफट से झट रिवाइज करके खत्म कर दीजिए। बाय बाय।